कहानी के पार्ट 4 को समझने के लिए पहले कहानी का 3 पार्ट देखें। काजल को आज कॉलेज ले जाते वक्त सूर्य उससे कुछ कहना चाहता था जिसे वो महसूस करती है पर पूछ नहीं पाती। कॉलेज जाने पर जब वो उतरने लगती है तो सूर्य कहता है, काजल मेरा एक काम कर दोगे? तो काजल कहती है, हाँ छोटे ठाकुर कहिए ना। तो सूर्य कहता है, वो मुझे रूमी से अकेले में बात करनी है, तुम हेल्प करो ना। वो अपने कान खुजलाते हुए कहता है। तभी काजल बोली, आपको क्या बात करनी है? मुझे बोलिए, मैं कह दूंगी उससे। वो सब कुछ जानकर उसे परेशान कर रही थी तो सूर्य कहता है, वो कुछ बातें हैं जो उसी को कह सकता हूँ। तुम जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ ना प्लीज। वो उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला। तो काजल कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, आती हूँ। उसे बुलाकर, आप यहीं रहिएगा। वो मुस्कुराकर उसे परेशान करना छोड़ देती है और रूमी के सेक्शन की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद वो दोनों आते दिखाई देते हैं। अरे यार छोड़ो ना हाथ, कहाँ ले जा रही है मुझे? काजल उसका हाथ खींचते हुए आई और बोली, छोटे ठाकुर को तुझे कुछ बताना है, इसलिए तुम दोनों बात करो और मैं क्लास लेने जा रही हूँ, बाय। वो उसे सूर्य के आगे खड़ी करके हंसते हुए भाग जाती है। तभी रूमी कहती है, क्या बात है सूर्य जी? वो उसकी नजरों में देखकर बोलती है। तो सूर्य कहता है, वहां चलकर बैठते हैं रूमी। वो नीम के पेड़ के नीचे बने चबूतरे की तरफ इशारा करता है तो वो हाँ में सर हिलाती है। आगे बढ़ती है, दोनों वहां बैठते हैं। रूमी के दिल में शोर सा उठ रहा था, उसे अपनी धड़कनें बेकाबू होने लगती थी। तभी सूर्य कहता है, रूमी मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ और मेरी फैमिली को तुम जानती ही हो। अब वो रुक कर उसकी आंखों में देखता है जहाँ उलझन सी छाई थी। तभी सूर्य आगे कहता है, रीतू अब अपने घर बस गई है और माँ मेरी शादी के बारे में सोचने लगी है। तो सीधे सीधे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी माँ की इकलौती बहू बनना पसंद करोगे और क्या इस बंदे को गोद लेना चाहोगी? अगर जवाब हाँ है तो मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आता हूँ। वो धीमे से मुस्कुराते हुए कहता है। रूमी इस अजीबोगरीबी शादी के प्रपोजल पर हंस हंस कर दोहरी हो जाती है। उसकी हंसी रुक भी नहीं रही थी। तभी सूर्य कहता है, ए हंस क्यों रही हो? सीधा साधा बंदा हूँ, सीधे तरीके से प्रपोज किया हूँ, अब जल्दी से शादी के लिए हाँ बोलो। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है। तभी रूमी हंसते हंसते रुक जाती है और अपना हाथ धीरे से छुड़ाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, सूर्य जी आप मुझे अच्छे लगते हैं पर मेरी शादी का फैसला मेरे पापा की मर्जी से होगा। आप उनसे ही पूछ लीजिए, वो सच्ची बात है उससे कहती है। और हाँ मेरी तरफ से हाँ है कहकर वो हंसकर वहां से निकलकर क्लास में चली जाती है। सूर्य खुशी से हंस पड़ता है और गुनगुनाते हुए वहां से निकलकर गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है। और इधर पेड़ की ओट में छुपा प्रिंस निकलता है और सोचता है, मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा सूर्य। तुम्हें अपने प्यार से अलग ना किया तो मेरा नाम प्रिंस नहीं है। कर ले तू शादी की तैयारी, पर मैं ये पूरी होने नहीं दूंगा। वो दांत पीसते हुए बोलता है। सूर्य घर आकर माँ को रूमी के बारे में बताता है। वो भी तैयार थी क्योंकि रूमी थी ही इतनी अच्छी लड़की, सुंदर सुशील और खानदानी भी। वो दूसरे दिन रूमी के घर काजल को लेकर पहुंच जाता है जिसे सूर्य उसके घर के आगे छोड़कर चला जाता है। काजल और ममता जी को रूमी की माँ बहुत आदर से बैठक रूम में बैठाती है। रूमी के पापा भी आते हैं और तीनों बातचीत करने लगते हैं। काजल बोर होने लगी तो रूमी की माँ ने उसे रूमी के रूम की तरफ भेज दिया था। वो अंदर घुसती है तो रूमी बेड पर बैठी खुद में धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। तो काजल कहती है, अच्छा जी मैं तुम्हारे यहाँ कब से आकर बोर हो रही हूँ और मेरी सहेली तो सपनों में खोई है। कहते हुए उसके पेट में गुदगुदी करने लगती है। तो रूमी कहती है, अरे छोड़ ना काजल, छोड़ वरना मारूंगी, मुझसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं होती, छोड़। वो बेड पर हंस हंस कर बेहाल हो गई थी। काजल उसे छोड़कर बैठ गई और कहती है, अभी तक तो तुझे रूमी कहती थी, अब क्या कहूंगी छोटी मालकिन। वो उसे छेड़ने लगी तो रूमी कहती है, मैं तेरी सहेली हूँ और सहेली ही रहूंगी, समझी मेरी काजल। उसका नाक हिलाते हुए बोली। अब दोनों हंस देती है और गप्पे मारने लगती है। रूमी के माँ पापा शादी के लिए तैयार थे। सूर्य बहुत ही नेक और संस्कार वाला लड़का था। उसके घर में पैसे कौड़ी का अभाव नहीं था। रूमी की भी पसंद वो लोग जानते थे। इस कारण है चट मंगनी पट ब्याहता ही हो गई। ममता जी रूमी के कमरे में आती है और उसके हाथ पर सगुन के पैसे रखती है। वह उन्हें प्रणाम करती है तो खूब आशीर्वाद देती है। सब बहुत ही खुश थे। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं,
फिर खुशी खुशी वो दोनों घर आ जाते हैं। और इधर सूर्य जब जानता है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बेहद ही खुश था। काजल भी बहुत खुश थी क्योंकि रितु के जाने के बाद वो ही उसकी सहेली थी और अब उसके पास आने वाली थी। अब आज कॉलेज में प्रिंस जब काजल से मिलता है तो वो शौर्य और रूमी की शादी की बात उसे बताती है। तो वो दिल में जल उठता है पर काजल को बधाई देता है। फिर वो लोग पढ़ाई के बारे में बात करने लगते हैं। अब प्रिंस काजल को निहारे जा रहा था, वो बस बोल रही थी और प्रिंस चुपचाप उसकी बात सुनता देखे जा रहा था। वो बोलते बोलते रुक जाती है। तभी प्रिंस कहता है, क्या हुआ है आपको? चुप क्यों हो गई? प्रिंस उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कह उठता है, काजल एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत माना। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आप जब बोलती हो तो मुझे कोई होश नहीं रहता। मेरा दिल हर वक्त आपके पास रहने को तड़पता है। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता? वो उससे अपने झूठे प्यार का इजहार कर इकरार चाहता था। तो काजल अपना हाथ धीरे से खींचने की कोशिश करती है पर वो जोर से पकड़े था। तो काजल कहती है, छोड़ी ना प्रिंस जी, कोई देख लेगा तो बातें बनाने लगेगा। वो शर्माती सी बोली। तभी प्रिंस बोला, नहीं छोड़ूंगा, मुझे आपका जवाब चाहिए काजल। क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? यदि मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आपके लाइफ से चला जाऊंगा, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। प्लीज हाँ या ना बोल दीजिए। वो उसे आज चारों तरफ से अपनी बातों में फंसा कर ही मानने वाला था। काजल चुप होकर सोचने लगी, फिर धीरे से बोली, हाँ प्रिंस जी, आप मुझे पसंद है। पर वो बीच में ही चुप हो जाती है। तो प्रिंस कहता है, पर क्या? आगे बोलो काजल। वो बेताब था उसकी रजामंदी पर। तभी काजल कहती है, आपको मेरी सच्चाई मालूम नहीं है। जब मालूम होगी तो आप खुद मुझसे दूर हो जाइएगा। वो उदासी से कहती है। तो प्रिंस बोला, ऐसा कुछ नहीं है काजल, मुझे आपके पिछली बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो आज वाली काजल चाहिए, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ काजल। वो उदास होने की नाटक करता हुआ बोला। तभी काजल बोले, नहीं, ऐसा मत बोलिए। वो अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया प्रिंस, पर मेरे पापा का सपना मुझे डॉक्टर बनने देखना था, जो मैं पूरा किए बिना शादी का सोच भी नहीं सकती। वो सर झुका लेती है। तो प्रिंस कहता है, मैं आपका इंतजार करूंगा काजल। आप अपने पापा का सपना पूरा कीजिए, तब मैं आपसे शादी का सोचूंगा। वो अपनी लच्छेदार बातों से उसे उलझाता चला गया था। काजल शादी का नाम सुनकर शर्मा जाती है और क्लास चलने को बोलती है। दोनों अपनी क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। प्रिंस की आंखों में कुटिलता भरी मुस्कान तैरने लगी थी जिसे काजल नहीं देख पाई। वो दोनों वहां से निकलकर क्लास में जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। काजल के होठों पर मुस्कान फैली थी और वो प्रिंस के बारे में सोचने लगी थी। प्रिंस दिल ही दिल में उसके सारे ख्वाब नोचने के बारे में सोच चुका था। घर में सूर्य और रूमी की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। रितु भी एक दो दिन में आकर सब मार्केटिंग करके जाती थी। काजल चक्कर गिरनी बनी सब कामों का जिम्मा अपने हाथ में ले चुकी थी और बीच बीच में पढ़ाई भी करती थी क्योंकि परीक्षा भी इन्हीं दिनों होने वाली थी। उस दिन रूमी कैंप्स में बहुत देर से बैठी काजल का इंतजार कर रही थी। सूर्य ने फोन करके बताया था कि वो उसके लिए काजल के हाथों कुछ भेज रहा है। उसकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो आते ही उसे दिख गई। सूर्य गेट से ही चला गया। हाय काजल। वो बेसब्री की तरह उठ कर आती है और कहती है, हेलो काजल, ला मेरा सामान दे। कहाँ है? तो काजल बोले, क्या सामान? मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो उसे तंग कर रही थी। तभी रूमी कहती है, दी ना काजल, सूर्य जी ने मुझे बताया कि वो मुझे कुछ दिए हैं, मुझे देने को उर्वासी हो गई थी। तभी काजल कहती है, अच्छा ठीक है रुक। वो उसकी जल्दबाजी देकर हंसते हुए कहकर अपने पर्स से एक पैकेट देती है। तो वो लपटी हुई लेकर वहीं पत्थर से बने बेंच पर बैठ जाती है। काजल भी बैठकर उसे खोलने को कहती है पर वो उसे अकेले में देखना चाहती थी इसलिए मना कर देती है। काजल को समझ कर उठकर बाय बोलती है, अपने सेक्शन में चली जाती है। अब रूमी भी अपना बैग उठाकर अपने सेक्शन में जाकर मोनी को बताती है कि वो घर जा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और घर के लिए निकल जाती है। उसके सब्र नहीं हो रहा था कि इसमें क्या होगा सोचकर गेट के बाहर निकलकर ऑटो के लिए रोड साइड में खड़ी हो जाती है। वहां पहले से एक सफेद इंडिगो लगी हुई थी जो उसके पास आई और दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया। वो चिल्ला भी नहीं पाई क्योंकि उसका मुंह बंद कर दिया था किसी ने। काजल जब छुट्टी के वक्त उसे ढूंढती है तो नहीं मिलती। तभी मोनी उसके पास आकर बताती है कि वो चली गई।
वो हंस देती है और समझ जाती है कि शौर्य का गिफ्ट अकेले में देखने के लिए घर चली गई है, वहां चैन से देखेगी। अब छुट्टी के बाद काजल शौर्य का इंतजार करने लगती है। आज शौर्य के बदले बहादुर आया था उसे लेने। उसे आश्चर्य होता है कि शौर्य कैसे ऐसा कर सकता है। वो उसे खुद से कॉलेज लाता और ले जाता था। फिर वो सोचती है शादी करीब है इसलिए शायद बिजी होगा किसी काम में, या तो रूमी के साथ फोन पर लगा होगा। अब ज्यों ज्यों शादी का दिन करीब आ रहा था उन दोनों की बातचीत बढ़ती ही जा रही थी, जिस पर वो ममता जी और राजन बहुत हंसते थे। वो उसके साथ घर चली आती है। घर आकर देखती है तो कोहराम मचा हुआ था। सब रो रहे थे। सूर्य अलग रो रहा था और ममता जी अलग बैठी रो रही थी। नौकर चाकर सब उन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। वो खड़ी खड़ी सबका मुंह निहार रही थी कि क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राजन आकर सूर्य के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सूर्य तुम रोना बंद करो और संभालो अपने आप को। जिसने भी रूमी की ये हालत की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी वो हालत करूंगा कि मरने के लिए मेरे सामने भीख मांगेगा। वो गुस्से से तमा रहा था। तभी काजल अपना बैग फेंक कर उसके पास आती है। क्या हुआ रूमी को? कहाँ है रूमी? वो राजन से पूछने लगी। वो चुप रहा तो वो चीखते हुए सोरे से पूछने लगी, छोटे ठाकुर आप तो बताइए रूमी कहाँ है? वो रोने के अंदाज में आ गई थी। तभी राजन सर झुकाए कहता है, रूमी हॉस्पिटल में भर्ती है। तभी काजल कहती है, क्या हुआ है उसे? वो तो मुझसे अपना गिफ्ट लेकर घर चली गई थी, फिर अचानक उसे क्या हुआ? प्लीज आप लोग मुझे ठीक से बताइए, मुझे मिलना है उससे, मैं जाती हूँ। कहकर वो बाहर भागने लगती है, पर सौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको हम सब चलते हैं। तब बहादुर दौड़कर एक कागज हाथ में लिए आता है और कहता है, छोटे ठाकुर ये किसी ने पत्थर बांधकर हमारी हवेली के अंदर फेंका है। तभी राजन उसके हाथ से लेकर वो कागज पढ़ता है। धीरे सूर्य प्रताप ठाकुर, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की खुशियां छीन कर अपनी खुशियों को मनाने का। तो आज तुम्हारी पहली खुशी खत्म हुई। इस लड़की की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने का नहीं सोचना था। इसकी हालत मैंने ऐसी कर दी है। ये तो जिएगी ही जान से, ये तो जाएगी ही जान से। अब बची तुम्हारे घर में रहने वाली तुम्हारी जिम्मेदारी, तो उसे बचा कर रखो, क्योंकि अब अगली बारी उसकी है। तुम्हारा दुश्मन जिसे तुम पकड़ नहीं सकते। इस बात से अनजान काजल चिट्ठी में लिखी बातें राजन के मुंह से सुनकर खड़े खड़े गिर जाती है। राजन उसे संभालता है और बाहें पकड़कर उठाते हुए कुर्सी पर बिठाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे चुप कराना मुश्किल हो गया था। वो सब हॉस्पिटल आते हैं जहाँ रूमी आईसीयू में भर्ती थी। वो डॉक्टर को देखती है तो दौड़कर आती है और कहती है, डॉक्टर साहब कैसी है रूमी? उसे होश आया? वो ठीक हो जाएगी ना? बोलिए ना। वो डॉक्टर से सवाल करने लगती है। तभी राजन भी आता है और उसके साथ दो तीन सिपाही भी थे। वो कहते हैं, डॉक्टर क्या हम पेशेंट से मिल सकते हैं? उसका बयान लेना जरूरी है। वो जल्दी से जल्दी उसके अपराधी को सलाखों के पीछे डालना चाहता है। अब रुम्मी के माँ पापा बहन ममता जी सूर्य काजल और राजन सब डॉक्टर को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं। तब डॉक्टर कहता है, हाँ जरूर मिलिए, पर ज्यादा बातचीत मत कीजिए। चोट से शरीर का एक एक हड्डी टूट गई है। बहुत ही कष्टदायक स्थिति है उसकी। उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर कहकर दूसरी तरफ निकल गए। वो ये सब सुनकर रोते हुए बेताबी से कमरे में घुसती है। रूमी आंखें बंद किए हुई थी और उसकी आंखों के किनारे से आंसू फिसलकर उसके गालों को भिगो रहे थे। रूमी, रूमी तू ठीक है ना? काजल रोने लगती है। उसकी हालत देखकर वहां सब रो रहे थे। उसके चेहरे पर अनगिनत चोट के निशान थे और पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। तभी राजन बोलता है, रूमी जी। राजन आगे आता है और काजल को रुकने का इशारा करके बोलता है, कौन लोग थे वो जो आपका किडनैप किए थे? तो रूमी कहते हैं, वो 3 लोग थे सर। उन्होंने मुझे पूरे शहर में गाड़ी में ही मुझे घुमाया और बीच बीच में सब थप्पड़ और लातों से मारते रहे। उसके चेहरे पर काला मास्क लगा था जिससे मैं चेहरा नहीं देख सकी। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। तभी राजन कहता है, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? राजन ने अपनी आंखें झुकाकर पूछा। वो उसके दोस्त की होने वाली पत्नी थी। उसका प्यार, उसे शर्म आ रही थी उससे ये सवाल करके। सौर्य अपना हाथ अपने हाथों में लेकर वहीं बेड पर बैठा था। वो रोकर उसे खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, पर आंखें थी कि बार बार भर आती थी। तभी रूमी कहती है, अब और बुरा क्या करते हैं सर? वो लोग ठहाके लगाकर हंस रहे थे और शराब पी रही थी। मैं आगे पीछे की कुछ ना सोचकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूदने लगी थी, पर उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा, तुम्हें तो मारने के लिए ही पकड़े हैं।
इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? और सब हंसने लगे। फिर बीच सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच मुझे धकेल दिया। मेरा सर बस के आगे टकराया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। वो रोते हुए, दर्द से कहराती हुई बोली। सब उसकी बात सुनकर जोर जोर से रोने लगे थे और सूर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और कहता है, मैं तुम्हारी ये हालत बनाने वाले को छोड़ूंगा नहीं रूमी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। वो उसे ढांढस बंधा रहा था। तभी रूमी कहती है, नहीं सूर्य जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब नहीं बचूंगी। मुझे झूठी दिलासा मत दीजिए। माँ पापा, मैंने कभी भी आपका दिल नहीं दुखाया। माँ पापा, कभी भी मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दीदी, आप मुझे याद जरूर रखना, प्लीज भूलना मत। और आंटी जी, मैं आपके घर बहू बनकर आना चाहती थी, पर देखिए मेरे सपने अधूरे ही रह गए। काजल, तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहती, पर क्या करूं यार, शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं आप लोगों को बहुत याद। अब उसकी बात अधूरी रह गई और धड़कनें उसका साथ छोड़ देती है। मशीन की टू टू की आवाज सुनकर सब जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगते हैं और सोरे डॉक्टर को आवाज देने लगता है। डॉक्टर दौड़ते हुए आकर उसकी नब्ज देखते हैं और उसकी आंखों को, जिसमें ढेर सारे सपने और अरमान सजे थे, बंद करते हुए कहते हैं, सी इज नो मोर। मशीन से आती बीप की आवाज मानो सबके हृदय में छेद कर रही थी। हॉस्पिटल के उस इमरजेंसी वार्ड में खड़ा हर शख्स फूट फूट कर रो रहा था। उनका रुदन सुनकर आसपास के कमरों से लोग दौड़े चले आए थे। कोई किसी को दिलासा देने की स्थिति में नहीं था। रूमी के माँ बाबा फूट फूट कर रो रहे थे। काजल रोते रोते बेहाल थी। वो उसकी दोस्त कम बहन जैसी थी। सोरे के सारे सपने उसके साथ ही खत्म हो गए थे। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। ममता जी बैठी रो रही थी। बहन की रूमी की बहन रो रो कर अपनी हालत खराब कर चुकी थी। राजन और अगल बगल के लोग सबको दिलासा देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। राजन हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके रूमी को एम्बुलेंस में लेकर उसके घर विदा होता है। सब लोग उसके घर जाते हैं। घर पर पड़ोसियों का जमावड़ा लग जाता है। सब उससे तरह तरह की बातें पूछ रहे थे। सौर्य अब चुप हो गया था, पर राजन जानता था उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो राजन के साथ मिलकर रूमी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगता है। जिस आंगन में बारात आनी थी और बेटी को विदा होना था, आज उसी आंगन से दुल्हन की विदाई हो रही थी। पर वो हमेशा के लिए सौर्य चुपचाप सब कामों को करता गया। पर जब सीता को अग्नि देने का समय आया तो रूमी का मुंह अपने हाथ से पकड़कर बिलक बिलक कर रो पड़ा। राजन उसे पकड़कर दूर करता है और उसके पापा रूमी की चिता को आग देते हैं। सब वहां से वापस आकर रूमी के माँ पापा को सांत्वना देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सौर्य भी अपने सौर्य भी अपने टूट चुके वजूद को किसी तरह समेट कर माँ और काजल के साथ अपने घर को विदा होता है। राजन रूमी के माँ बाप को दिलासा देता है कि वो बहुत जल्द उसके कातिल को पकड़ लेगा। और इधर लड़की गुस्से से तमतमा रही थी। अपने हाथ का बेग उसके मुंह पर मारते हुए वो चिल्ला पड़ी, हमारे बीच में काजल से तुम्हारी शादी करने की बात हुई थी ताकि सौर्य उसे तुम्हारे साथ देकर तड़पता रहे, किसी को मारने की नहीं हुई थी। वो पुलिस वाला अब कुत्तों की तरह हमारी खोज में पड़ा है। याद रखना, मैं पकड़ी गई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। पास रखे कुर्सी को पैरों से मारते हुए जाने लगी तो सौर्य की दोस्त लिली थी। तभी वो बंदा कहता, लिली रुको, पहले मैं उसे मारना नहीं चाहता था। इन दोनों को मैंने उसे मारकर डराने को और फिर छोड़ देने का बोला, पर इन दोनों को उसके भागने की कोशिश अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसे सड़क पर धकेल दिया। हमने नहीं सोचा कि वो मर जाएगी। वैसे तुम डरो मत, वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम मजे से घूमो, सूर्य तुम्हारा ही पति बनेगा। वो प्रिंस था जो लिली के साथ हाथ पकड़कर सूर्य को बर्बाद करने मैदान में उतर चुका था। मुन्ना और सुनील वहीं कुर्सी पर बैठे उसके गुस्से से डरे हुए थे। तभी लिली कहती है, मैंने सूर्य को कुछ नहीं होना चाहिए प्रिंस, वरना मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी जेल में बंद करवा दूंगी। वो सूर्य रूमी से प्यार नहीं करता था, वो काजल को पाने के लिए नाटक कर रहा था। उसे उसकी आंखों में काजल के लिए बेचैनी और प्यार देखा था। तभी उसने मुझे उस 2 टके की लड़की के लिए थप्पड़ मारा था। तुमने बेचारी रूमी की जान ले ली। अब तुम काजल को बसाओ और उसे शादी करके अपने भाई का बदला लो। इसे इतना तड़पाओ कि वो बिल्कुल ही टूट जाए।
सूर्य अकेला पड़ जाएगा, तब मैं उसे अपना बना लूँगी। मैंने उसके लिए अपनी मम्मी-पापा को छोड़ दिया और अपना लुक चेंज कर लिया। देखो, मैंने भी उस काजल के जैसे कुर्ती-सलवार पहना है, मेकअप करना छोड़ दिया, बाल लंबे करवा रखे हैं। अब बोलो, क्या वो काजल मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? तुम जल्दी उसे अपनी जाल में फँसाओ और मेरी राह का काँटा हटाओ। मैं जा रही हूँ। वो प्रिंस से कहकर जाने लगती है, तो उसका बैग उठाकर देता है और कहता है, तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओ और घूमो फिरो, ऐश करो। उसे कुछ दिन दुख मनाने दो। जब भी कॉलेज आती है, उसे शादी की बात करता हूँ। वो उसका हाथ थपथपा कर कहता है। वो खटखट करती हुई चली जाती है। तभी पीछे से प्रिंस कहता है, ये अंग्रेजन बहुत ही बेवकूफ है। ठहाके लगाकर बोलता है, सौर्य से शादी करेगी। उसे पता नहीं है मैं उस सौर्य प्रताप ठाकुर को पूरी तरह बर्बाद करने वाला हूँ। मैं उसे अपने भाई की तरह बिस्तर पर पूरी जिंदगी के लिए बैठा दूंगा। ऐसी जिंदगी बना दूंगा उसकी कि वो अपनी मौत के लिए तड़पेगा, पर उसे मरने नहीं दूंगा मैं। वो पागल हाथी की तरह चिंघाड़ रहा है। अब सूरज अपनी लाली निकाल चुका था। सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज से एक ताजगी सी छाई हुई थी, पर ममता जी के घर में हर और दुख की छाया पसरी हुई थी। कहीं कोई शोर हो हल्ला नहीं था। नौकर चाकर भी चुपचाप अपने काम में लगे थे और काजल अपने कमरे में दुबकी पड़ी थी। ममता जी सौर्य के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और उसे खुद से खाना खिलाती है। उसे बहुत समझाती है, बेटा वो इतनी ही किस्मत लिखा कर लाई थी, अब उसे सोचकर मत रोया करो। मैं ये नहीं कहती कि उसे भूल जाओ, अपने दिल से उतार फेंको। तुम उसके साथ बिताए अच्छे लम्हों को याद करो। यदि तुम उससे प्यार करते थे तो रोना छोड़ दो बेटा। वो जहां भी होगी तुम्हें रोता देखकर दुख रहेगी। वो जहाँ भी होगी तुम्हें रोता देखकर दुखी रहेगी। तुम अच्छे बेटे हो ना, मेरी बात मानो और अपने बिजनेस और फैक्ट्री पर ध्यान दो। वो लोग भी तुम्हारे दुख से अपने 2-3 महीने से रुका वेतन नहीं मांग रहे हैं। बेटा, दुख से बाहर आओ और सबका ख्याल रखो। 2 महीने बीतने वाले हैं। काजल भी कॉलेज जाना छोड़ चुकी है। अगले महीने है उसकी फाइनल परीक्षा है। मेरी कोई बात नहीं सुनती। रितु भी कितना समझा कर गई, पर वो कुछ सुनती ही नहीं। अब तुम ही उसे समझाओ बेटा, वरना वो फेल कर जाएगी। उसके पापा का सपना टूट जाएगा। राजन भी अब अपनी बच्ची को खुद रखता है। उसने फुल टाइम आया को उसने फुल टाइम आया को घर में रख लिया है, कहकर उसका सर सहलाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। सौर्य का दिमाग माँ की बातों को सुनकर बहक से खुलता रहता है। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, ये सोचकर कि सब उसके कारण परेशान है और वो अपने दुख में सबको बुला बैठा है। उसे काजल और फैक्ट्री के लोगों के लिए चिंता होने लगती है। अब वो उठकर तैयार होकर काजल के कमरे में आता है और कहता है, काजल उठो और तैयार हो, कहकर उसे देखने लगते हैं। वो रूमी के गम में लगातार रोने और कम खाने की वजह से बहुत ही कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा कुम्हला गया था। तभी वो धीरे से बोली, मेरा मन नहीं है छोटे ठाकुर। तो सौर्य कहता है, मैंने कहा ना उठो और तैयार हो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बोलकर वो माँ के कमरे में जाकर उन्हें काजल को बाहर लेकर जाने की बात बताता है। वो खुश होती है। सौर्य बाहर गाड़ी में बैठकर काजल का वेट करने लगता है। वो ब्लू कुर्ती पहने बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सौर्य उसे आता देखकर अपने बगल वाला गेट खोल देता है। वो गुमसुम सी बैठ जाती है। वो उसे अपनी फैक्ट्री लेकर जाता है। वह सब से मिलाता है और सबको 2 दिन में पेमेंट करने की बात बताता है। मैनेजर से मिलकर काम की रिपोर्ट लेता है और काजल से मिलाता है। मैनेजर भी काजल के पापा के ईमानदारी के कायल थे। वो उन्हें प्रणाम करती है तो काजल को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। दोनों ऑफिस में बैठते हैं, जहाँ मैनेजर सौर्य को कुछ जरूरी फाइल देता है जो पेंडिंग में पड़ा था। वो सब कुछ देखकर कल से रोज फैक्ट्री आने की बात करके काजल के साथ निकल जाता है। वहां से वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसकी पसंद का नाश्ता मंगवाता है। वेटर रखकर चला गया। वो खाने लगा पर वो चुपचाप बैठी थी। तो सौर्य कहता है, खाओ काजल, तुम्हारे पसंद के पनीर चाउमीन है। तभी वो उसकी तरफ आंखें उठाती है और कहती है, आप खाइए छोटे ठाकुर, मेरा मन नहीं किया। सौर्य 1 मिनट के लिए उसकी आंखों की झिलमिल में खो गया, फिर संभलते हुए उसे प्यार से समझा कर खिलाया। वो उसकी बात को मान खाने लगती है। उसी समय लिली रेस्टोरेंट में खाने आती है। उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ती है तो रुक जाती है। उन दोनों की पीठ की तरफ वो खड़ी थी, इसलिए उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। लिली उन दोनों को एक साथ देख गुस्से से खोलने लगती है। वो बाहर आकर प्रिंस को फ़ोन करके 5 मिनट के में आने को बोलती है और खुद अंदर आकर उसे देखने लगती है।
प्रिंस 5 मिनट में भी कम समय में आता है और दौड़ते हुए आकर उसके पास आता है और पूछता है, कहाँ है वो लोग?" तभी वो उसके टेबल की तरफ इशारा करती है। उन्हें देखकर प्रिंस भी गुस्से में आता है और इसकी तो मैं तुम रुको कहकर उसकी तरफ जाने लगता है। तभी लिली कहती है, नहीं, सही समय नहीं आया है। चलो यहाँ से, इनके कॉलेज आने का इंतजार करेंगे। अभी चलो, सूर्य का मुँह देखना अभी ठीक नहीं है। वो उसे खींचकर बाहर ले जाती है। जब वो दोनों खाकर बाहर आते हैं, लिली और प्रिंस अपनी गाड़ी में काला शीशा चढ़ाए बैठकर उन्हीं को ही देख रहे थे। अब काजल और सूर्य दोनों चले जाते हैं और ये दोनों गुस्से में एक दूसरे से भगचक करने लगते हैं और इधर राजन अपनी बच्ची को आया के पास छोड़कर जाता है। ये बात उसके सास सुर को पसंद नहीं थी। वो उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। मिली नाम की एक लड़की राजन के पिता के दोस्त की तलाकशुदा बेटी थी। उनके बाजू वाले घर में रहती थी। लड़के को मॉडर्न लड़की पसंद थी, पर मिली सिंपल और साधारण प्यारी सी लड़की थी। उसने मिली को 6 महीने में तलाक देकर अपनी मॉडल कलिंग से शादी कर ली थी। उसके बाद मिली अपने पापा के साथ ही रहती थी। 2 साल हो चुके थे, पर वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने पति के ठुकराए जाने के कारण शादी करने का इरादा त्याग चुकी थी। राजन की बेटी नन्ही गीतू 7 महीने की होने चली थी। उसके दांत आने शुरू हो गए थे, तो अक्सर तबीयत खराब रहती थी। उस दिन आया को अपने गांव जाना था 1 सप्ताह के लिए, जो बेहद जरूरी था। राजन उसे छुट्टी देकर खुद घर पर गीतू का ध्यान रख रहा था, पर एक मर्डर केस आ जाने के कारण उसे थाने जाना पड़ा। रूमी के कातिल की खोज में वो बहुत ही मेहनत कर रहा था, कर पर कुछ पता नहीं चला था। इसलिए वो अब सूर्य के घर जाने या मिलने से हिचकिचाने लगा था। तभी राजन अपनी सास को फोन करके सब बताता है, तो वो गीतू को उसके पास पहुंचा जाने को बोलती है। राजन जल्दी से तैयार होकर घर लॉक करके अपने ससुराल पहुंचता है और बेटी को सास के हवाले कर देता है। राजन केस में ऐसा उलझा है कि सुबह जाकर फुर्सत मिलती है, उसे अपनी बेटी की याद आती है, तो वो ससुराल ही चला जाता है। वहां पता चलता है गित्तू को बगल वाले घर में मिली ले गई है। जब वो नाश्ता करने लगता है, ससुर उसे शादी करने के लिए कहते हैं, पर वो चुप हो जाता है। तभी एक आवाज आती है, चाची ये लीजिए आपकी गुड़िया, मैंने इसे नहा धोकर सुंदर बना दिया है, इसके बाल भी बांध दिए हैं और दूध भी पिला दिया है। वो जो हर वक्त चुपचाप रहती थी, गित्तू के कारण उसका बचपना जाग गया। एक सांस में बोल पड़ी। राजन उसे बेहद हैरानी से देखे जा रहा था। वो अनजान आदमी को खुद को घूरते पाकर शक पका जाती है। वो समझ जाती है यही गीतू के पापा है और चाचा चाची के जमाई है। वो अपने पापा और चाचा से उसके बारे में सुनती रहती है। चाचा के पास जाकर गीतू को उनके हाथों में देकर चली जाती है। वो चाची पीछे से रुक तो चिल्लाती रह जाती है, पर वो नहीं रुकती है। तभी उसके ससुर कहते हैं, बेटा हम दोनों ने आपके लिए इसी को पसंद किया है। मदन शर्मा जो उसके ससुर थे, उसे मिली को दूर तक घूरता पाकर होले से कहते हैं, बहुत अच्छी लड़की है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर सारी बात उसे धीरे धीरे बताते हैं। उसे सब सुनकर बुरा लगता है और वो कुछ नहीं बोलता है। राजन की सास उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, बेटा तुम तैयार हो जाओ तो एक बच्ची को माँ मिल जाएगी और उस उजड़ी लड़की को घर बार। वो तुम्हारी बच्ची और घर को अच्छी तरह से संभाल लेगी। गुड़िया अभी छोटी है, इसे माँ की जरूरत होगी और वैसे भी ये लड़की लड़की है बेटा। लड़कियों के बहुत सारी दिक्कत होते हैं जो वो बड़ी होकर झेलती है, पर पिता को नहीं बताकर माँ को बताती है। तुम सोच लो बेटा, तो हम बात पक्की कर लेंगे। तभी राजन कहता है, माँ जी, रुचि की मौत के बाद मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, पर आपने गीतू के बारे में जो बताया वो भी सच है। मुझे सोचने का टाइम चाहिए। वो गीतू के भविष्य को सोचकर बोला। तो उसके ससुर कहते हैं, बेटा जी, इतना भी टाइम मत लगा देना कि मिली की शादी कहीं और तय हो जाए। इसलिए आप मुझे 2-3 दिन में जवाब दे दीजिएगा। मदन जी उसे कुछ कुछ सहमत देकर जल्दबाजी करने में लग गए थे। तो राजन कहता है, ठीक है पापा माँ जी, मैं चाहता हूँ रात भर जगा हूँ, कुछ देर सोऊंगा। गीतू को रखने में आपको परेशानी ना हो तो शाम तक रख लीजिए, मैं शाम को आकर ले जाऊंगा। वो झिझकते हुए बोला। तभी उसके ससुर कहते हैं, अरे कैसी बातें करी हो बेटा, तुम जाओ आराम करो, गीतू के पास हम है और मिली भी है। वो हंसते हुए कहते हैं। तो वो चला जाता है और कहता है, सूर्य कैसा है तू यार, एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया तूने, गीतू के बारे में भी नहीं पूछा। वो रास्ते भर मिली के बारे में सोचते सोचते सूर्य के पास मदद के लिए आ गया था। तो सूर्य कहता है, आ बेट,
यार बहुत उलझा हुआ हूँ, इसलिए अब कहीं आने जाने या किसी से मिलने का दिल नहीं करता। वो मायूसी से कहता है। तभी राजन बोलता है, देख सोरे, मैंने बहुत कोशिश की कि रूमी के कातिलों को ढूंढ के, पर उन्होंने कुछ सबूत नहीं छोड़ा। इसलिए कोशिश के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसके कारण मुझसे नाराज होना। वो अपने दिल की बात बताता है तो सौर्य कहता है, अरे यार ऐसी बात नहीं है। मैं अब धीरे धीरे रूमी के गम से उभर रहा हूँ। वो तो चली गई, पर सभी लोगों को मेरी जरूरत है यार। इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बेकार में अपना दिल छोटा मत कर। अच्छा तू 2 मिनट बैठ, मैं गीतू को काजल के पास से लेकर आता हूँ, वो उठते हुए कहता है। तभी राजन बोला, सौर्य रुको, वो नहीं है काजल के पास, वो अपने नाना नानी के पास है। वो उसे रोकते हुए पकड़ कर बैठाता है और सारी बात पूरी डिटेल में बताता है। अब तू मुझे सलाह दे सौर्य, तू मेरा दोस्त नहीं भाई जैसा है। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। वो अपना सिर पकड़कर बोलता है। तभी एक आवाज आती है, बेटा तुम हाँ कर दो, तुम्हारे सास सुर बहुत अच्छा फैसला लिए हैं। तुम इस सांस को गवाओ मत और आज ही हाँ कर दो। ममता जी उन दोनों के लिए चाय बिस्कुट लेकर आई थी, जो सारी बात सुनकर उसे समझाते हुए बोली थी। तभी सौर्य कहता है, हाँ दोस्त, अब रुचि की जगह तो नहीं पा रहा। गीतू क्यों, माँ तो मिलनी चाहिए, ये उसका हक है। कल को वो बड़ी होगी तो तू उसे अकेले नहीं संभाल पाएगा, इसलिए शादी तू कर ले। उसकी माँ आएगी तो उसका ख्याल रखेगी और तुझे भी घर की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौर्य उसे समझा कर बोला। उन दोनों की बातों को समझकर शादी करने के लिए तैयार हो गया था। फिर खाना खाकर घर जाकर सो गया। श्याम जब गीतू को लेने गया तो मिली उसे गोद में उठाए बरामदे में टहलती लोरी गा रही थी। दोनों की नजरें मिली। वो सोई हुई गीतू को उसके हाथों में देकर जाने लगती है। जब वो उससे पुकार बैठता है, 1 मिनट, रुकिए प्लीज। वो नजरें नीचे की रुक जाती है तो राजन कहता है, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है मिली। तुम्हारे बारे में मैं सब पता है और मुझे तुम्हारे बारे में। तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाए। क्या तुम मेरी गीतू की माँ बनना पसंद करोगी? वो सीधे शब्दों में उसकी राय जानना चाहता था। मिली उसके इकरार से शर्मा जाती है। उसे गीतू से बहुत प्यार हो गया था। वो जब भी अपने नाना नानी के पास आती थी तो मिली ही सारा दिन उसका ख्याल रखती थी। तभी मिली गर्दन को हाँ में हिलाकर भाग जाती है। राजन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने सास ससुर से मिलकर उन्हें शादी के लिए हाँ कर देती है और गीतू को लेकर घर आ जाता है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इधर आज काजल एडमिशन कार्ड लेने सौर्य के साथ कॉलेज आई थी। कॉलेज में घूमते ही उसे रूमी की याद आ गई थी। वो रोने जैसी होने लगी थी। या तो सौर्य को भी उसकी बहुत जोरों की आई थी। उसका हंसना, छुप छुप कर देखना, उसके साथ शादी के लिए इजहार करना, सब बातें आंखों के सामने आ गई थी। पर वो जानता था कि अब उसे कमजोर नहीं पड़ना है, वरना काजल रोना शुरू कर देगी। वो उसका सर थपथपाते हुए नीचे उतरकर उसे भी उतरने का इशारा करता है। दोनों की आंखें गनगित थी। वो उसे लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। प्रिंसिपल साहब सौर्य को हाथों हाथ लेते हैं। काजल एडमिट कार्ड यही मंगवा लेता है, तुम यहीं बैठो। वो काजल को भी ऑफिस में ही बैठने को बोलते हैं, पर वो मोनी से मिलने की बात कहकर बाहर निकलती है। सौर्य ने कहा, 1 मिनट सर। सौर्य उससे कहता हुआ बाहर काजल के पीछे जाता है और कहता है, काजल कहीं दूर मत जाना यहाँ से, मैं यहीं हूँ, तुम जल्दी से आओ। वो थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि रूमी भी कॉलेज से ही गायब हुई थी और धमकी वाले खत के बाद वो दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो सहमति में सर हिला देती है और आगे बढ़ती है। पिलर के पीछे छुपा सुनील, जो गेट के पास ही उसका इंतजार कर रहा था, वो दौड़ते हुए एक कमरे में घुसता है। प्रिंस वो आ गई, पर उसके साथ वो सूर्य प्रताप ही है। वो अभी ऑफिस में बैठा है और काजल एडमिट कार्ड लेने जा रही है। देखने के कारण वो हाँफ रहा दौड़ने के कारण वो हाँफ रहा था। तभी प्रिंस कहता है, गुड, आज मछली को फंसा कर ही रहूंगा। तुम लोग उस सौर्य पर नजर रखो और मैं आता हूँ। किला फतेह करके प्रिंस जीत के नशे में चूर था। वो बाहर निकलकर काजल को ढूंढने लगता है। उसे पेड़ के नीचे हाथों में एडमिट कार्ड लिए मोनी के साथ दिखती है। वो लोग रूमी को याद करके आंसू बहा रहे थे। तभी, हेलो काजल, हेलो मोनी, कैसी हैं आप लोग? वो उनके पास जाकर पूछता है। काजल उसकी ओर देखकर कहती है, ठीक है। आप कैसे हैं? वो पूछती है। तभी वो मुंह बनाकर बोलता है, ठीक ही हूँ, मैं भी ठीक ही हूँ। मोनी बोलकर उठती है और ठीक है काजल, मैं चलती हूँ।
परीक्षा हॉल में मिलेंगे। तभी काजल कहती है, रुक ना, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। वो अब कोई खुशी महसूस नहीं कर रही थी। प्रिंस को सामने पाकर भी उसकी इच्छा जैसे खत्म हो गई थी। तभी प्रिंस कहता है, काजल जी, मुझे आपसे बस 5 मिनट बात करनी है, प्लीज। वो बेबसी का ढोंग करते हुए कहता है। तो काजल बोली, ठीक है मोनी, तू जा, मैं आती हूँ। जब वो चली जाती है तब काजल पूछती है, क्या बात करनी है प्रिंस जी आपको? वो उसकी तरफ मुड़कर पूछती है। तभी प्रिंस बोला, काजल, आप 2.5 महीने से कॉलेज जाना छोड़ दी थी। मैं आपको बहुत याद करता था। मैं मानता हूँ रूमी के साथ बहुत बुरा हुआ, पर उसके कारण आप अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करने चली थी? मैं इन 2.5 महीनों में आपको प्यार को दिल की गहराइयों से महसूस किया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ काजल। क्या पापा को लेकर आपके घर आऊं? वो उसे झूठे प्यार का यकीन दिलाते हुए कहता है। तो काजल बोलती है, प्रिंस जी, कुछ दिन पहले तक मेरा भी दिल आपके साथ रहने, बात करने और घूमने फिरने को चाहता था, पर अब मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। मुझे अब बस अपने पापा का सपना पूरा करना है। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, इसलिए आप कोई अच्छी लड़की देकर शादी कीजिएगा और अपना घर बसा लीजिए। वो गंभीर लहजे में कहकर वहां से जाने लगती है। तब प्रिंस कहता है, प्लीज काजल, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज आप मुझसे शादी करने की बात मान जाइए। मैं आपके बिना मर जाऊंगा काजल। वो उसका हाथ पकड़कर उसके कदमों में गिरकर दिखावटी आंसू निकालते हुए कहता है। तभी काजल बोले, प्रिंस, आप खुद को संभालिए। मैं आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करूंगी। दुनिया में शादी करके घर बसाना, बाल बच्चे और फिर बूढ़े होकर मर जाना, यही जिंदगी का नियम है। रूमी के मरने के बाद मुझे पता चला कि जब सबको मरना है, वो भी कब, ये तय नहीं है। तो मैंने अपने पापा के सपनों को पूरा करने का निश्चय किया है। इसलिए शादी की मेरी जिम्मेदारी में इसलिए शादी की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए प्रिंस। मुझे उम्मीद है जब भी हम कभी मिलेंगे तो अच्छे दोस्त की तरह, कहकर हाथ छुड़ाकर चली जाती है। तभी प्रिंस गुस्से से पेड़ पर मुक्का मारता है। उसके हाथ से खून निकल जाता है। सुनील और मुन्ना दौड़कर आते हैं और उसके हाथ को देखकर अफसोस करते हैं और कहता है, क्या समझती है वो खुद को? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे सौर्य के साथ वो गाड़ी में बैठकर जाते नजर आती है। तुम आज तो चली गई काजल, पर अगली बार तुम मेरे कदमों में पड़ी गिड़गिड़ाती नजर आओगे। वो अपने इरादे बहुत ही खतरनाक कर चुका था। अब आगे प्रिंस क्या कदम उठाने वाला है, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।